नमस्कार। सत्ता पालन के आधार और सत्ता पर सीमाएं, दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि सत्ता, शक्ति और वैधता तीन महत्वपूर्ण पहलू है। इसको आप जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए कोटेशन के आधार पर भली भांति समझ सकते हैं कि जन्मत की जिसको शक्ति प्राप्त हो जाती है वह सत्ता प्राप्त कर लेता है। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसका दायित्व तो बढ़ जाता है और उसे जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी पड़ती, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव शासन व्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं, समझते हैं। सत्ता संस्थागत होती है। सत्ता का औचित्य इसी बात में है कि वह जनता के हितों के लिए, जनता के हितों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाए और उसका क्रियान्वयन करे। सत्ता का आधार, पालन का आधार, सत्ता पालन का आधार जो हम पढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है भरोसा, विश्वास कि सत्ता के प्रति लोगों की निष्ठा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। कि हमें भरोसा है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी जो सरकार है, उसकी योजनाओं में हमारे हितों की सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए, हमारी सामाजिक समरसता के लिए, हमारे बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, आंतरिक अव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए ही नीतियाँ बनाई जाएंगी और क्रियान्वित की जाएंगी। जब विश्वास हो जाता है अधीनस्थ को अपने शासक के प्रति, तो वह उसके आदेशों की अनुपालना स्वाभाविक रूप से करता है। दूसरा पहलू ये भी आता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा नीति परायण होकर कार्य किया जाए। नैतिकता, नीति परायणता, नीति शास्त्र ये सिखलाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यह है नीति परायणता, नैतिकता। राजनीति में धर्म और नैतिकता का होना अनिवार्य है। कुछ लेखक, महापुरुष इस पर बहुत अधिक बल देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विचारक हैं, शासक हैं, जो राजनीति में धर्म और नैतिकता को दूसरे स्थान पर रखना चाहते हैं। उनके सामने ये प्रश्न होता है निर्णायक भूमिका। ये अलग अलग व्यवस्थाओं का अलग अलग पहलू है, लेकिन सत्ता के पालन का मुख्य आधार हम समझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें हम बताना चाहते हैं कि लोगों को जो भरोसा हो जाता है कि सरकार जो कार्य करेगी वो हमारे हित में करेगी, नीति परायण होकर करेगी, न्याय संगत करेगी, तो सत्ता पक्ष के दिए आदेशों की अनुपालना करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। वैधानिकता, वैधानिकता एक ऐसा शब्द है जिसे हम संविधान की सर्वोच्चता के रूप में भी ले सकते हैं। जहाँ संविधान सर्वोच्च है, लिखित है, व्यापक है, विस्तृत है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो आज़ादी के बाद से संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, नागरिक, प्रजा, जो भी उस देश में निवास करने वाले नागरिक हैं, सभी को नियमानुसार उच्चतर आदेश दे
निम्नतर उस आदेश की अनुपालना करें। निम्नतर आदेश की अनुपालना सहमति से करता है, स्वीकृति से करता है, आस्था से करता है, निष्ठा से करता है। ये आदेशों की क्रियान्विति, आदेशों के निर्माण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य है, यदि उसके पीछे लोकहितकारी योजनाएं हैं तो जनता को उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो लोकहितकारी नहीं है तो जनता उसे अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का सहारा लिया जा सकता है। दबाव, दबाव एक ऐसा शब्द है जिसको हम दबाव समूह से समझाएं या समझें तो विशेष हितों की पूर्ति के लिए प्रेशर बनाया जाता है। राजनीतिक दल जब चुनाव में सह संचालन कर रहे होते हैं, राजनीतिक दल जब चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को उतारते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो उन्हें अनेक संगठनों का सहयोग सहारा लेना पड़ता है। विभिन्न समुदाय संगठित होकर अपनी मांग को प्रतिनिधियों के समक्ष रखते हैं और प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम यदि सत्ता पक्ष में आते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हितों की, आपकी मांगों की पूर्ति की जाएगी। तो सत्ता पालन के आधार में दबाव शब्द एक ऐसा शब्द है जहाँ उच्चतर आदेश दे और निम्नतर को उसे पालन ही करना पड़े। निरंकुश तंत्र में एक समय सीमा के बाद उसका विद्रोह हो जाता है, विरोध हो जाता है। लेकिन संवैधानिक तरीकों से जहाँ कार्य होते हैं वहाँ शांतिमय तरीकों से अपनी बात को पक्ष विपक्ष के रूप में, सत्ता पक्ष के समक्ष, समूह के रूप में, संगठन के रूप में, प्रतिनिधिमंडल के रूप में, शिष्टमंडल के रूप में रखी जा सकती है। क्योंकि पार्लियामेंट एक विचार विमर्शात्मक सभा स्थल है। विचार विमर्शात्मक सभा स्थल में जन समस्याओं पर मिलजुल कर विचार विमर्श किया जाता है, बातचीत की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, निर्णय किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, कानून की क्रियान्विति की जाती है, जनहितकारी योजनाओं को लागू भी किया जाता है। तो हम राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम पढ़ते हैं तो राजा और प्रजा, राजा पिता के समान है, प्रजा पुत्र के समान है। पिता आदेश देता है, पुत्र उसकी अनुपालना करता है, क्योंकि पुत्र को मालूम है कि संरक्षण पिता के द्वारा दिया जा रहा है, सुरक्षा पिता के द्वारा दी जा रही है। इसी तरह निरंकुश तंत्र में सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स ने समझाया कि भय और असुरक्षा से छुटकारा पाने के लिए सभी नागरिकों ने मिलकर एक समझौता किया, एक व्यक्ति विशेष का निर्माण किया। वह व्यक्ति विशेष हमारा शासक होगा, हम उसके अधीन रहेंगे, वो जो कहेगा हम करेंगे, यानी उसके आदेश की अनुपालना करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो सभी को विदित है कि जो भी शासन सत्ता पर विराजमान होगा उसे भी नियमानुसार काम करना है, और जो अधीनस्थ हैं उन्हें भी नियमों की अनुपालना करनी है। तो नियमों की अनुपालना के अकॉर्डिंग ही संपूर्ण व्यवस्था का संचालन संभव है, और तभी सुचारू व्यवस्थाओं को स्थापित भी किया जा सकता है। यदि हम बात बात पर, हर बात पर ये कहने लगे कि हम सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं, तो ऐसे में सामंजस्यपूर्ण ढंग से, सुचारू ढंग से किसी भी कार्य को संपन्न करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण भी जनता द्वारा हुआ है और योजनाओं का क्रियान्वयन भी सरकार के माध्यम से होगा। आगत निर्गत यानी समस्याएं आएंगी,
मांग आएगी और डिमांड्स आएंगी और सरकार को अकॉर्डिंग टू बजट उसकी पूर्ति करनी होगी। ये भी देखा जाता है कि प्राथमिकता में क्या कार्य करने हैं, प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों को संपन्न करना ये सरकार का दायित्व बन जाता है। तो सत्ता का पालन भरोसे से, निष्ठा से, आस्था से, वैधानिकता से, परंपरागत नैतिकता से बहुत सारे पहलू हैं जिसके आधार पर जिसकी अनुपालना की जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कानून है, शाश्वत कानून है, देवीय कानून है, प्राकृतिक कानून है, मानवीय कानून है। कानून के कई रूप हैं। प्राकृतिक कानून को भी हम मानते हैं, देवीय कानून को भी हम मानते हैं और वैधानिक कानून को भी हम मानते हैं। प्राकृतिक कानून में मान लीजिए सर्दी है, हमने गर्म वस्त्रों को नहीं पहना तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। मानवीय कानून है यानी संविधान सभा, आयोग, समिति के द्वारा बनाए गए कानून, ये समाज को व्यवस्थित, निर्देशित, नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। तो सत्ता के प्रति मान, सत्ता का संचालन, सत्ता में नेतृत्व की भूमिका, मंत्रिमंडल का गठन, योग्य अनुभवी व्यक्तियों का शासन। जैसे सप्तांग सिद्धांत में हम पढ़ाते हैं, राजा स्वामी है, सेकंड नंबर पर उसका मंत्रिमंडल है, फिर उसका दुर्ग है जहाँ पर वो सुरक्षित रूप से रहता है, फिर उसकी जनपद है जिस पर उसे कार्य करना है, जितनी सीमा में कार्य करना है, फिर उसका संरक्षित कोष है जिसके आधार पर बजट बनेगा, आय व्यय का लेखा जोखा, क्या अर्निंग होगा, कैसे उसे क्रियान्विति देनी है, कैसे लोगों का कल्याण करना है, दंड माने सेना, फिर मित्रमंडल आता है। तो आप देखिए शीर्ष स्थान पर राजा है, लेकिन कोई भी राजा अकेले कार्य नहीं कर सकता, उसे मिलकर ही कार्य करना पड़ता है। बातचीत के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से, मंत्रणा के माध्यम से, निर्णायक भूमिका के माध्यम से अपने दायित्वों की उसे पूर्ति करनी पड़ती है। तो आज हमने पढ़ा सत्ता का पालन एवं उसका आधार क्या है।